नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। अभी आजकल हम मॉडर्न इंडिया पे एक सीरीज कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरीके से इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड फ्रेंच company's dream of colonizing India or getting maximum out of the trade here, and how through three Carnatic wars वो finally defeated हुए और अ, खत्म हुआ उनका ड्रीम। और हाउ लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट अ was a very professionally managed company, very modern company, and how that played a role because उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता था, वो कैसे मैनेज थे, उनके डिसीजन मेकिंग कैसा था। ये उसमें काफी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस क्योंकि फ्रेंच में काफी मोनार्कियल हस्तक्षेप था, देयर वाज अ टन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मतलब ये सब चीजें थी। तो उस कारण से आइडियली जो टेक्निक्स डुप्ली जी ने इन्वेंट करी फ्रेंच कंपनी के लिए, वो ही टेक्निक्स को यूज करके रॉबर्ट क्लाइव इंक्रीज द डोमिनेंस। तो क्या टेक्निक्स थी? जैसे टू किंग्स interfere between their internal matters, in their foreign policy, and uh, turn them to against each other, for each other, जैसा भी वैसे मतलब यूज करना है। दूसरा, यहाँ के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दो, यूरोपियन ट्रेनिंग, फाइटिंग मेथड्स में ट्रेनिंग दो जो थोड़े एडवांस हैं, और यहीं की तुम सेना बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे नमक हलाली का एक बहुत एथिकल वो फॉलो करा जाता है। लोगों को एक लगता है कि जिसका जो हमको पे करता है हम उसका अगर खा रहे हैं तो उसको हम दगा नहीं दे सकते, वी विल बी लॉयल टू देम। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, है ना। तो अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्निक को अभी और इम्प्लीमेंट किया करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड sorry, East India Company for now, and how two important battles, right? Battle of Plassey and their nature. बैटल का नेचर भी एक है इसमें, एक है ना, कैसी थी ये बैटल, क्या हुआ इनमें, और बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से सोच समझ लेना चाहिए कि द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल ऑफ दिस, हाउ इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिंकिंग दैट वी हैव टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस रीजन। ये बेनिफिट हमको एक्सट्रैक्ट करके अपनी दूसरी जगह ले जाना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में समझनी होगी, वो ये है कि पहले जितने भी रूलर्स आए उन्होंने प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में रखी। कोई भी राजा हो, उसके टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे उसमें सारे धर्मों के लोग या सारी जातियों के लोगों के लिए अपना अपना काम था और वो लोग कर रहे थे। हाँ, कुप्रथाएं थी, गलत एडमिनिस्ट्रेशन थे, सब कुछ था, बट वो कहाँ नहीं होता, वो हर जगह होता है। आप अपने हमारे देश का इतिहास देखेंगे, किसी के भी देखेंगे तो होगा, राइट। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ ब्रिटिश, ऑल ऑफ इट वाज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड सेंट टू सम अदर प्लेस। यहाँ से को हमको गरीब बना के कोई और प्रॉस्परस हो रहा है इस केस में, है ना। तो सब कुछ जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इंडिया, एंड हाउ टू रिमूव दैट ट्रेड इम्बैलेंस, क्योंकि हम तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, मैंने बताया था जैसा, है ना। वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया का। तो हाउ टू रिमूव दैट इम्बैलेंस बाय टेकिंग एक्सपोर्ट्स एंड पेइंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, यहीं का ही कुछ रेवेन्यू सिस्टम या कुछ करके अगर हमको मिलने लग जाए तो काम ही खुल जाएगा। सो दैट वाज द मेन आइडिया। तो समझते हैं क्या हुआ। सो इन 1717, मुगल एम्परर फारूक सियर से एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऑर्डर निकलवा लेती है, उसको बोलते हैं दस्तक। दस्तक, दस्तक निकलवा लेती है। दस्तक क्या निकलवा लेती है कि भाई, वॉट एवर ट्रेड यू डू फ्रॉम हियर, फ्रॉम बंगाल, इट विल बी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कर दिया वो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि यार इसका मतलब तो ये है कि भाई कि ये कंपनी एंड कंपनीज ऑफिशियल पे भी अप्लाई होता है। मतलब ये लोग आपस में अपना व्यापार करते थे छोटा छोटा, जैसे 60 आठ के ग्रुप ने कुछ मिलके कुछ माल किधर और भेज दिया और उस पे भी
अपने पैसे कमा रहे होते थे। अब आप बोलेंगे कि यार भाई मेरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में तो ऐसा नहीं होता है, तो बट मतलब जो भी आपका कंपनी का स्ट्रक्चर है शायद नहीं होता होगा, है ना। तो सही बात है, बट कंपनी को ये बात पता थी कि ये ऐसा अलग से इनके ऑफिशियल्स भी ट्रेड करते हैं, बट इट वाज ऑलमोस्ट यूज्ड एज एन इंसेंटिव और उसको नजरअंदाज कर देती थी कंपनी, क्योंकि इंडिया की पोस्टिंग पे आना किसी को इतना अच्छा लगता नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। तो भाई ये लोग ये ऐसा कर रहे थे। नाउ नवाब यूज टू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि जो वहां का व्यापारी संगठन है वो तो यही बोलेगा ना भाई कि ये हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, हमारा माल हमको पहुंचाने में दिक्कत होती है, तो हम पे टैक्स ज्यादा लगता है ना, एंड वी बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। तो नवाबों ने शुरू के नवाबों में थोड़ा सा कंसीलिएटरी अप्रोच लिया उन्होंने, पर बाद में जब सिराजुद्दौला का टाइम है, तो शुरू के नवाब कौन, कुली मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां, इन लोगों ने थोड़ा माना। बट जब सिराजुद्दौला आया, सो ही केम इन विथ लाइक एन एग्रेसिव अप्रोच, एंड ही, वो कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब यंग और बहुत असर्टिव किंग था, तो वो अग्रेसिव अप्रोच लेकर आया कि नहीं, अम, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि उसके अग्रेसिव अप्रोच में उसके खुद के लोगों का उसका ऐसा खास सपोर्ट रहता नहीं है। जैसे उसके कमांडर जो मीर जाफर रहते हैं, उस समय के जो बैंकर होते हैं जगत सेठ, ये लोग उस उनके ऑलरेडी कंप्लिसिट होते हैं कंपनी के साथ। तो ये वाला जो पूरा प्लॉय रहता है कि भाई ये टैक्स, ये दस्तक को तुम दुरुपयोग मत करो और इसके अगेंस्ट मैं कुछ करूंगा, ये प्रेसिपिटेट्स एज उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश डायरेक्टली ट्राई टू चैलेंज नवाब्स अथॉरिटी, और वो फोर्ट विलियम्स को कैप्चर कर लेते हैं जून 1756 में। एंड सिराजुद्दौला फाइट्स बैक, रिमूव्स देम एंड पुट्स वन ऑफ हिज मैन माणिक चंद इन चार्ज। और ये माणिक चंद को आगे चल के मतलब 6-7 महीने के बाद ही, और इस टाइम क्या होता है ना, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है मद्रास से। तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और फिर माणिकचंद को अपनी साइड कर लेते हैं और फिर से फोर्ट विलियम कैप्चर कर लेते हैं। और ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि आप किसी नवाब के एरिया में ही उसका फोर्ट कैप्चर कर लिया। तो उसी का ये सब कुछ फाइनल प्रेसिपिटेट होता है जून 1757 में एज बैटल ऑफ प्लासी। और जब ऐसा होता है तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और देखिए, सबसे ये हारने जीतने से पहले ये समझना चाहिए कि ये एक्चुअली बैटल थी कि नहीं, क्योंकि अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी यही है कि ये एक विश्वासघात था। इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द नवाब। और इस कॉन्स्पिरेसी में उन्हीं के ही लोग शामिल थे, तो ये युद्ध का इसको ऐसा दिखाया गया, पर ये एक धोखा था, एक षड्यंत्र था। और फिर जब ये हार होती है तो नवाब पेज 1,77,00,000, है ना, एज इसका जुर्माना या जो भी उसका वॉर का, ठीक है। और 24 परगनाज इन जागीर। एंड रॉबर्ट क्लाइव को खुद की पर्सनल 20 लाख पर्सनल वेल्थ में मिलते हैं। एंड इस के बाद कंपनी गेन्स एन इनफॉर्मल कंट्रोल ऑफ बंगाल। और इनफॉर्मल कंट्रोल मतलब उसका पूरा ट्रेड का कंट्रोल हो गया। ये बहुत बड़ा और भयंकर रिच स्टेट था। प्लस ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स वर ऑन देयर वे आउट, है ना। ये भी इन्होंने इंश्योर कर लिया था, और सब करने ही वाले थे। और मीर जाफर को इन्होंने पहले गद्दी पे बैठाया 1757 की प्लासी के बाद, एंड 3 इयर्स में उसको हटा भी दिया। और क्यों हटा दिया? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड रेवेन्यू। क्योंकि आप सोचिए ना कि अभी जैसे ये दस्तक है, तो रेवेन्यू आएगा कहां से? तो अल्टीमेटली मीर जाफर never understood. See, everyone was thinking in all this while that they were using company and its arms and ammunitions to gain upper hand against some king.
दे नेवर सॉ दैट दे वर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉय बाय द कंपनी, है ना? सो ये मीर जाफर को लगता है वो एम्परर है, पर है नहीं, तो हटाया फिर। अच्छा, उधर दिल्ली में क्या हो रहा है? इधर बंगाल में ये सब हुआ 1760 तक, मीर जाफर को भी हटा दिया। और हटाया मतलब कैसे हटाया कि उसी के ही जो मतलब मीर कासिम है उनको भड़का दिया कि हम आपको नवाब बना देंगे। और उसके साथ उनके जो गवर्नर रहते हैं वेल्सिटार्ड, वो 1760 में ऐसी डील कर लेते हैं। और इसको बंगाल की रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है नैरेटिव्स में। और रेवोल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल चेंज कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ एक पपेट किंग है जो दूसरा आ गया, रिप्लेस हो गया। तो मीर कासिम को लगता है कि भाई हम एक्चुअली किंग बन गए, तो वो और ज्यादा थोड़े अग्रेसिव होकर आते हैं। अब उनका एक दो रीजन भी रहते हैं। उनके इकोनॉमिक रीजन को क्या है कि अब क्या है ना, साफ साफ लूट शुरू हो चुकी है, मतलब गांव गांव में व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो अब साफ लूट रहे हैं। और कंप्लेन्स के बावजूद कुछ हो नहीं रहा है, कंपनी कुछ कर नहीं रही है। दूसरा, ये दस्तक का ही दुरुपयोग जो है, अब ये ही बढ़ चढ़ के बोल रहा है, तो सबको मतलब फ्रीडम हो बहुत ही ज्यादा मतलब गड़बड़ हो रही। और इसको लेकर मीर कासिम को गुस्सा आ रहा है। दूसरा क्या है, मीर कासिम को लगता है मैं इंडिपेंडेंट रूलर बन सकता हूं, पर देखिए किंग मेकर और किंग मतलब किंग मेकर ने अगर किंग बनाया तो भाई उसका है ना किंग, उसके किंग मेकर के पास ज्यादा पावर पावर है, राइट? और उसको तो कंपनी ने बनाया, तो थोड़ा सा मतलब वो टैंट्रम्स थ्रो करता है कि वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता है मुंगेर की तरफ, और वहां जाकर एक बंदूक फैक्ट्री बिल्ड करता है मीर कासिम। एंड देन he goes to Shah Alam II, who himself has run away from Delhi and is now staying with नवाब ऑफ अवध, है ना? शाह आलम खुद के पास अभी कोई ऐसी पावर है बच्ची नहीं है मुगल एम्परर के पास, बट उससे जाकर एक सनद प्राप्त कर लेता है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट है कि बंगाल तुम्हारा है, मतलब कुछ ऐसा। इससे कुछ होता नहीं है ना, मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं था। ठीक है, अब उसके बावजूद अगर जब कुछ होता ही नहीं, तो मीर कासिम क्या करता है, ही टेक्स अ स्टेप अहेड एंड लिफ्ट्स ऑल टैक्सेस। तो वो सभी व्यापारियों पर टैक्स हटा देता है, एंड goes ahead and attacks companies offices in Patna in 1763 and joins hand with ये शाह आलम टू एंड उधर शुजा उद्दौला, अवध में जो बैठे नवाब, उनके साथ हाथ मिला लेता है। और फिर ये तीनों मिलके 1764 में आमने सामने की लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि बैटल ऑफ बक्सर कहलाती है 1764 में। और अभी आमने सामने की, और इसमें कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस ईस्ट इंडिया कंपनीज मिलिट्री डोमिनेंस। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कंपनी जो अटैक किया नहीं था, इन्होंने किया था, और ये खुद ही हार गए। अग्रेशन में खुद ही हार गए। तो अब क्या हुआ कि पहले तो बंगाल था, अब अवध भी इनका हो गया। हार गए ना भाई, अवध भी इनका हो गया, और अवध हो गया और उधर दिल्ली तक ऑलमोस्ट इनको एक वो एरिया दिखने लग गया। ये बहुत बड़ा बात था। तो क्लाइव इज ब्रॉड बैक 1765 में, यस, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इज ब्रॉड बैक कि भाई आप आओ, बताओ क्या करना है, कैसे करना है इसको। तो क्लाइव सेज कि अभी अगर हम अवध ले लेंगे, वहां अपना वो एस्टेब्लिश कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग सडनली लाइक पीपल विल बी वेरी वेरी अगेंस्ट अस, है ना? तो हमको वो नहीं करना। इसलिए वो क्या करते हैं कि अवध को बना देते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट मतलब वहां पे नवाब बनाए रखते हैं, और उसको बोलते हैं कि भाई तुम हमारे साइड से लड़ोगे, हमारा काम करोगे, हमारे लिए टैक्स लोगे, सब कुछ हमारे लिए करोगे, बस तुम नवाब बनोगे, है ना? दूसरा वो क्या करता है, शाह आलम को
कारा और इलाहाबाद। ठीक है, बस इतना दे देता है कि भाई तुम कारा और इलाहाबाद रखो, बस इतना रखो, प्लस 26 लाख ऑफ पर्सनल स्पेंडिंग, एंड बोलता है कि 53 लाख की निजामत आप निजाम को अदा करेंगे। ये किसको जाएगा? बंगाल की दीवानी को आप अदा करेंगे हर साल। और वो निजामत मतलब कि वो ऐसा बस दिखाने के लिए है कि दे रहे हैं, वो राजा को नहीं मिल रही है, वो उधर बंगाल की दीवानी को चली जा रही है। राइट, इट्स नॉट विद द किंग। तो अब मुगल एम्परर इज जस्ट हैज बीन रिड्यूस टू अ पपेट, अ मास्क, है ना, एक इसके इसके बाद, एंड दिस इज ऑल क्लाइव, एंड देन अवध विल पेड 50 lakhs ऑफ फाइन। ठीक है, तो ये 50 लाख का फाइन। और अब क्या हो गया, कंपनी कह रही है कि हम सारे किंग्स आपकी रक्षा करेंगे एंड वी विल चार्ज यू फॉर दैट। तो लड़ाई वड़ाई हुई। तो ये जो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट, लाइक कि अब जो लड़ाई भी होगी वो एनिमी किंग और फ्रेंड किंग की उस पे होगी, कंपनी की जमीन पे नहीं होगी। तो ये सब धीरे धीरे करके वहां पर ये आइडियाज आने लग गए आफ्टर दीज टू बैटल, स्पेशली बैटल ऑफ बक्सर जो असली एक लड़ाई थी। उसके बाद न सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेंस बट अब एक मिलिट्री डोमिनेंस भी ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश हो गया। बाय दिस टाइम फ्रेंच हैड भी, मतलब कर्नाटिक वॉर भी हो ही गए हैं, और बक्सर भी हो गई। तो अब कॉम्पिटिटर्स भी बाहर हो गए हैं, एंड कहते हैं कि इन दो बैटल्स के बाद प्रिटी मच ये एस्टेब्लिश हो गया था कि इंग्लिश विल गो अहेड एंड टेक दो स्टेप्स टू एनहांस देयर डोमिनेशन ओवर इंडिया। आज के एपिसोड में इतना ही। और पर हाँ, एक शब्द, एक द लास्ट वन लास्ट थिंग इज कि एवरीथिंग फ्रॉम हियर ऑन इंडिया विल बिकम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। सुनने के लिए धन्यवाद।